हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 2 की तीसरी हेडिंग, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। बोर का जो परमाणु मॉडल दिया गया था वह किस आधार पे दिया गया था, किस बेस पे दिया गया था, इसके बारे में आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक रूप में द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से, ठीक है, द्रव्य के साथ जो है विकिरण की आपस में क्रिया, विकिरण और द्रव्य आपस में जो क्रिया करते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसके रिजल्ट्स केवल पता है आपको। द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणुओं और अणुओं की संरचना के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है, द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणुओं और अणुओं की संरचना के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई है। ठीक है, तो परमाणु और अणु के संरचना के संबंध में जो है अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई है, जो किसके कारण हुई है? जो द्रव्य और विकिरण के अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर हुई है। ठीक है, नील बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में सुधार किया। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था और उसमें जो दोष था उस दोष को दूर करने के लिए नील्स बोर ने इन परिणामों का उपयोग किया। बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही। बोर ने अपना जो परमाणु मॉडल तैयार किया उसके विकास में दो बिंदुओं पर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहली बिंदु यह कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उसके पास दोहरा व्यवहार होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, जिसका अर्थ यह है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। विकिरण जो है, रेडिएशन जो है, वे तरंग का भी गुण दिखाते हैं, वेव का भी गुण दिखाते हैं और कण का भी गुण दिखाते हैं, पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, वो द्वैत व्यवहार दिखाते हैं, ड्यूअल नेचर दिखाते हैं। दूसरा जो था वह था परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। ठीक है, जो परमाणु स्पेक्ट्रम थे उससे संबंधित जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, प्रायोगिक परिणाम थे, ठीक है, उसका जो रिजल्ट था, ये दो जो अहम बिंदु थे, इन्हीं बिंदुओं को लेते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सुधार पर आधारित था। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको समझाया जाएगा। पहले हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वैत व्यवहार की चर्चा करेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वह तरंग और कण दोनों का गुण दिखाता है। इसके बारे में पहले चर्चा होगी। उसके बाद जो है परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक परिणामों की चर्चा जो है अगले सेक्शन में किया जाएगा, अगले खंड में किया जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक रूप में द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं, द्रव्य के साथ विकिरण जो है कैसे क्रिया करती है, कैसे रिएक्ट करती है, इसकी क्रिया जो है अन्योन्य है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में जानकारी है। द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त परिणामों से परमाणुओं और अणुओं की संरचना के संबंध में अत्यधिक सूचना प्राप्त हुई। नील बोर ने इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में सुधार किया
बोर के परमाणु मॉडल के विकास में दो बिंदुओं की अहम भूमिका रही। वह दो बिंदु थे, पहला था आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना। इसका अर्थ यह है कि विकिरण जो है तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा जो है परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित प्रायोगिक परिणाम। पहले हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण के द्वैत व्यवहार की चर्चा करेंगे, तत्पश्चात परमाणु स्पेक्ट्रम के प्रायोगिक परिणाम की चर्चा जो है खंड 2.4 में की जाएगी। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में इसको समझा जाए। यह होता क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग प्रकृति 19वीं सदी के मध्य में भौतिकविदों ने गर्म वस्तुओं से अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाले विकिरण की सक्रियता से अध्ययन किया। ठीक है, गर्म वस्तुएं जो हैं वे विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। इन विकिरणों का सक्रियता से अध्ययन जो है 19वीं सदी के मध्य में फिजिसिस्ट के द्वारा किया गया, भौतिक विधियों के द्वारा किया गया। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में भौतिकविदों ने गर्म वस्तुओं से अवशोषित या उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का सक्रियता से अध्ययन किया। इन विकिरणों की ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है। ये जो विकिरण हैं, इन विकिरणों को ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है, थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि ऊष्मीय विकिरण किससे बने होते हैं। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में भौतिकविदों ने गर्म वस्तुओं से अवशोषित और उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का सक्रियता से अध्ययन किया। इन विकिरणों को ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि ऊष्मीय विकिरण किसके बने होते हैं, ऊष्मीय विकिरण किससे बने होते हैं। अब यह भली भांति ज्ञात है कि ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवृत्तियों अथवा तरंगदैर्घ्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। ठीक है, जो ऊष्मीय विकिरण है वे विभिन्न आवृत्तियों अथवा तरंगदैर्घ्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। यह अनेकों आधुनिक अवधारणाओं पर आधारित हैं। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण जो है वे विभिन्न आवृत्तियों अथवा तरंगदैर्घ्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। यह अनेकों आधुनिक अवधारणाओं पर आधारित हैं जो कि 19वीं सदी के मध्य तक ज्ञात नहीं थी। ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवृत्तियों अथवा तरंगदैर्घ्यों वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं। यह अनेक आधुनिक अवधारणाओं पर आधारित थी जो कि 19वीं सदी के मध्य तक ज्ञात नहीं थी। ऊष्मीय विकिरण के नियमों का सर्वप्रथम सक्रियता से अध्ययन 1850 में हुआ। ऊष्मीय विकिरण के नियम का सर्वप्रथम सक्रियता से अध्ययन जो है 1850 में हुआ। 1870 के आरंभ में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। 1870 के आरंभ में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने यह सिद्धांत विकसित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वे आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन बाद में हेनरी हर्ट्ज ने किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह मैक्सवेल का सिद्धांत था। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है बाद में हेनरी हर्ट्ज ने किया। यहाँ
हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के विषय में कुछ तथ्यों को जानेंगे। यहाँ जो है हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों के विषय में कुछ तथ्यों को जानेंगे। जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रियाओं और स्थूल स्तर पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की। ठीक है, मैक्सवेल ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच अन्योन्य क्रिया और स्थूल स्तर पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार की व्याख्या की। उसने यह सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है, विद्युत आवेशित कणों को जब एक्सीलरेट किया जाता है, जब त्वरित किया जाता है, तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ठीक है, मैक्सवेल ने यह सुझाव दिया कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और यह क्षेत्र विद्युत और चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। यह जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र घटक। ठीक है, यह आप देख सकते हैं, यह जो विद्युत चुंबकीय तरंग है यह एक्स दिशा में संचरण है। इसका विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण किस दिशा में है? एक्स दिशा में। संचरण की दिशा एक्स है। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र का घटक है वह आप देख रहे हैं, यह रेड लाइन से बनी हुई है और यह चुंबकीय क्षेत्र का घटक है जो ब्लू लाइन से बनी हुई है। यह एक दूसरे के लंबवत हैं। विद्युत क्षेत्र के घटक जो कि वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का घटक जो कि जेड डायरेक्शन में है और जो तरंग चल रहा है वह एक्स डायरेक्शन में है। तो विद्युत क्षेत्र के घटक और चुंबकीय क्षेत्र के घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, एक्स अक्ष के भी लंबवत होते हैं। ठीक है, तो क्लार्क मैक्सवेल ने यह बात कही कि विद्युत आवेशित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यह क्षेत्र विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। प्रकाश भी विकिरण का एक रूप है। लाइट जो है, प्रकाश जो है, यह भी विकिरण का एक रूप है, जिसकी जानकारी वर्षों पूर्व से है और पुरातन काल से इसके प्रकृति के बारे में समझने की कोशिश की गई। पूर्व में न्यूटन प्रकाश के कणों अर्थात कणिकाएं, कार्पसल्स का बना हुआ माना जाता था। न्यूटन ने प्रकाश को कणिकाओं से बना हुआ माना था, कार्पसल्स से बना हुआ माना था। और 19वीं सदी में प्रकाश की तरंग प्रकृति प्रतिपादित हुई कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में है। यह बातें 19वीं सदी में कहा गया। पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगें दोलयमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं। ठीक है, पहली बार मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश तरंगें हैं वे दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती हैं। यद्यपि विद्युत चुंबकीय तरंग की गति की प्रकृति जटिल होती है, लेकिन हम यहाँ कुछ सामान्य गुणों पर विचार करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति की प्रकृति जो है वो जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ उसके सामान्य गुण के बारे में विचार करेंगे। जैसे कि पहला,
दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जैसा कि फिगर में आपने देखा। दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंग के संचरण दिशा के भी लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का एक सरल चित्र 2.6 में दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह जो तरंग है दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यह विद्युत क्षेत्र का घटक है, यह चुंबकीय क्षेत्र का घटक है, जो एक दूसरे के लंबवत हैं, और ये दोनों तरंग की संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंग जो हैं वे संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है। ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये निर्वात में गति कर सकती हैं। ठीक है। ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में गति कर सकती है। ठीक है। नंबर 3, अब यह तथ्य अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो हैं वे कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो हैं कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं, यह है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम। ठीक है। जिसमें तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। तरंगदैर्घ्य लैम्डा नैनोमीटर में दिखाया गया है। यह स्केल आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग किरणों को दिखाया गया है। गामा किरणें, यक्स किरणें, यूवी, आईआर सूक्ष्म तरंग, एफएम, एएम रेडियो तरंग हैं, लंबित रेडियो तरंग हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं हर्ट्ज में दिया गया है। यहाँ पे 10 पावर 0 से लेकर 10 पावर 24 तक, 10 पावर 0, 10 पावर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 तक, इतने हर्ट्ज तक यह फ्रीक्वेंसी दिया गया है। वेवलेंथ अगर देखा जाए, तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो मीटर में है 10 पे पावर 8 मीटर, 10 पे 6 मीटर, 10 पे 4 मीटर, 2 मीटर, 10 पे 0 मीटर, 10 पे -2, 10 पे -4, -6 से लेकर -16 मीटर तक यहाँ पर दिया गया है। इसके बीच में एक छोटा सा रेंज है जिसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है, जिसका तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम है। ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम जो पूरे स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग है, दृश्य क्षेत्र है। ठीक है। तो यह सभी को मिलाकर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो आपने देखा कि अब तक यह स्थापित हो चुका है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं, जिनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम हैं। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि रेडियो आवृत्ति, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र, जो 10 पे 6 हर्ट्ज के लगभग होता है, जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव क्षेत्र 10 पे 2 हर्ट्ज के लगभग,
जिसका उपयोग रडार में किया जाता है। ठीक है। अवरक्त इंफ्रारेड क्षेत्र 10 पे 13 हर्ट्ज के लगभग, जिसका उपयोग गर्म करने में होता है। तथा पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र जो 10 पे 16 हर्ट्ज के लगभग है, जो सूर्य की विकिरण का एक भाग होता है। ठीक है। लगभग 10 पे पावर 15 हर्ट्ज के थोड़े से क्षेत्र को साधारणतया दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है। 10 पे 15 हर्ट्ज के थोड़े से क्षेत्र को दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजुअल कहते हैं। केवल यही वह क्षेत्र है जिसे हमारी आंख देख सकती है, संचित कर सकती है। अदृश्य क्षेत्रों को पहचानने के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि मैक्सवेल ने जो बातें कही, पहली बात उन्होंने कहा कि दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ध्वनि अथवा जल तरंगों के विपरीत विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में गति कर सकती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण कई प्रकार के होते हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि रेडियो आवृत्त क्षेत्र जो 10 पे 6 हर्ट्ज के लगभग है, जिसका उपयोग प्रसारण में किया जाता है। सूक्ष्म तरंग क्षेत्र जो 10 पे 2 हर्ट्ज के लगभग है, जिसका उपयोग रडार में किया जाता है। अवरक्त क्षेत्र जो 10 पे 13 हर्ट्ज के लगभग है, जिसका उपयोग गर्म करने में होता है। पराबैंगनी क्षेत्र 10 पे 16 हर्ट्ज के लगभग, जो सूर्य की विकिरण का एक भाग होता है। लगभग 10 पे 15 हर्ट्ज के थोड़े से क्षेत्र को साधारणतया दृश्य प्रकाश कहते हैं। केवल यही वह क्षेत्र है जिसे हमारी आंख देख सकती है। अदृश्य क्षेत्रों को पहचानने के लिए विशेष प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है। चौथी जो बात है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। इन विकिरणों की आवृत्ति न्यू तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक है। इन विकिरणों की आवृत्ति को न्यू के द्वारा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा द्वारा चित्रित किया जाता है। आवृत्ति न्यू का एसआई मात्रक हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर हर्ट्ज है। आवृत्ति न्यू का एसआई मात्रक जो है वह हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर हर्ट्ज है या पर सेकंड है, एचजेड या पर सेकंड। इसको तरंग की उस संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती है। किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हेनरी हर्ट्ज के नाम पर हर्ट्ज है। इसको तरंग की उस संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरती है। ठीक है। तरंगदैर्घ्य के मात्रक लंबाई का मात्रक होना चाहिए। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक है वह लंबाई का मात्रक होना चाहिए। सामान्यतः इसका माप जो है मीटर में होता है। चूँकि विद्युत चुंबकीय विकिरण में छोटी तरंगदैर्घ्यों की तरंगें होती हैं, इसके लिए छोटे मात्रकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। चित्र 2.7 में विभिन्न तरंगदैर्घ्यों अथवा आवृत्तियों वाली भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण को दिखाया गया है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस फिगर में अलग अलग माप के अलग अलग तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी के विद्युत चुंबकीय तरंगों को दिखाया गया है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है। निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं।
ठीक है, निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं। इस गति को प्रकाश की गति कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, और c चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, आवृत्ति न्यू, तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकाश के वेग c को निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित किया जाता है। c बराबर न्यू लैम्डा, c बराबर न्यू लैम्डा। तरंग को बताने के लिए एक दूसरी राशि है, तरंगों को बताने के लिए एक दूसरी राशि है जिसे तरंग संख्या न्यू बार का उपयोग किया जाता है। तरंग संख्या क्या होता है? प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। न्यू बार बराबर 1/λ। ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्घ्य की संख्या को तरंग संख्या, वेव नंबर कहा जाता है। इसका मात्रक तरंग दैर्घ्य के मात्रक का व्युत्क्रम होता है, अर्थात मीटर-1। लेकिन सामान्यतः प्रयोग होने वाला मात्रक पर सेंटीमीटर है, जो एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा किया जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण के कणीय प्रकृति के बारे में, पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।